चलिए ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट तो आप देख चुके, सॉलिड स्टेट का, ठोस अवस्था का। आज हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो भी पूछे गए हैं बहुत पहले पूछे गए, फिर भी बनता तो है उसको ही पढ़ के जाना, तो पढ़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। पहला कह रहा है फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपको 2011 में पूछा है, 5 मार्क्स लिखा हुआ, लेकिन ये 5 मार्क्स का जहां तक लग रहा है नहीं है। ये आपको 5 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक हमारा क्या था, एक पार्ट ये था, एक और कुछ पार्ट था, वो दूसरे चैप्टर के अंदर आएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला बात, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान रखना है। इसके यदि गुणों की बात, थोड़ा सा अंतर लिखना तो गुण भी लिखना पड़ेगा। ये पदार्थ कम शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी आकर्षित होते हैं, मतलब कम पावरफुल होएगा हमारा मैग्नेट तो भी अट्रैक्ट करेगा। इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान बहुत अधिक होता है। ताप बढ़ने पर लौह चुंबकीय पदार्थ का लौह चुंबकत्व तो कम होने लगता है, और क्यूरी ताप पर ये कैसे बदल जाते हैं, यह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। इन पदार्थों के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हो जाएंगे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि क्या है इसके उदाहरण है। इसका ये हमारा एक पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट बात करें पाराचुंबकीय या अनुचुंबकीय। अभी पीछे वाले में भी एक जगह अनुचुंबकीय उपयोग किए थे, तो ये अब दोनों के बीच डिफरेंस है, तो स्वाभाविक सी बात दोनों का कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। तो वैसे पदार्थ जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ये पिछले वाला क्या था, फेरोमैग्नेटिक हमारे क्या होते हैं, जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, वो हमारे फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, और जबकि हमारा पाराचुंबकीय क्या होते हैं, पाराचुंबकीय जो हमारे हैं या अनुचुंबकीय जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं। इनके कुछ गुणों की बात की जाए तो ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, मतलब जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा उधर से चुंबकीय क्षेत्र का मान जिस साइड ज्यादा होगा उस तरफ मूव करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। इन पदार्थों के अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जाते, जबकि हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, ये सब क्या है इसके उदाहरण है। तो याद रखेंगे थोड़ा सा दोनों में अंतर के लिए, दोनों की प्रॉपर्टीज को याद रखिए, गुणों को याद रखिए, उदाहरण को याद रखिए। ये सब पूछे जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा कि भाई यह आयरन क्या है, कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है। तो हमारे आयरन मतलब लोहा हमारा क्या है, सिंपल सा है, फेरो चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ है, ध्यान में रहेगा। एकदम डिफरेंस है, पूछ सकता है, इजी टॉपिक में आता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक तत्व ए है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जिसका 100 दिया गया और बीसीसी संरचना रखता है। इसके इकाई सेल के किनारे की लंबाई 400 pm है। ठीक है, ओके। ए का घनत्व बताइए, और क्या रहा है, ए का घनत्व, और दूसरा 10 ग्राम ए में इसके इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, तो आराम से समझ के बनाएंगे। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो अपने को दिया गया है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास जो भी है उसको लिख लो। क्या दिया गया, परमाणु द्रव्यमान, मतलब m की वैल्यू दी गई है 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, बीसीसी संरचना रखता है, मतलब बीसीसी मतलब इसकी z की वैल्यू 2। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए कितनी z की वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब z की वैल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ एटम। चलिए, ओके, इसके इकाई से ले किनारे की लंबाई, मतलब a की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 400 pm, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। ओके, 3 6 9 12, तो इसको लिखते तो इतना लिख सकते थे 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आंसर हमको ग्राम पर सेंटीमीटर में अच्छा आएगा। ओके,
तो सबसे पहले हमको घनत्व निकालना है, तो घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, पता है अपने को, बटे आयतन। इसका याद हो, इसका फॉर्मूला तो वो भी आपको याद हो सकता है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एवोगाड्रोस नंबर। अब Z की वैल्यू हमको कितना दिया गया है? 2, M की वैल्यू कितनी दी गई है? 100, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितना है अपने पास? 4 इंटू 10 पावर माइनस 8, 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 का क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.189 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? डेंसिटी निकल जाएगा। पहला पार्ट इसका इतना ही पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कि 10 ग्राम ए में इसकी इकाई सेलों की संख्या। यदि हम एक इकाई सेल का द्रव्यमान निकाल ले, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? 10 ग्राम में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा भैया कि 10 ग्राम में कितने इकाई सेल होंगे। चलिए, तो एक इकाई सेल का सबसे पहले इकाई सेल का द्रव्यमान की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना कितना? Z M बाई क्या हो जाएगा हमारा? Na। ठीक है, चूंकि M बाई Na हमको देगा एक का, और चूंकि Z कितने एटम है उसके अंदर उसके हिसाब से, तो यहां से Z की वैल्यू हमारा है 2, M की वैल्यू है 100 और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.32 इंटू 10 पे पावर 3.32 इंटू 10 पे पावर माइनस 22, इतना। ठीक है, अब हमको ये तो निकल गया, अब हमको एक का पता चल गया, एक इकाई सेल का, मतलब एक इकाई सेल का हमको द्रव्यमान पता चल गया। तो अब इससे हम 10 ग्राम में भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा भैया टोटल कितने इकाई सेल है। चलिए इसको देख लीजिए पहले। चलिए, अब हमको क्या करना है? इकाई सेल की संख्या 10 ग्राम में हमको देखना है, तो कितना? 3.32 इंटू 10 पे पावर माइनस 22, 3.32 इंटू 10 पे पावर माइनस 22, ये भी हमारा ग्राम में है। तो कितना आएगा? इसको भागा करोगे तो 3.0155, 3.0155 इंटू 10 पे पावर 22। ये हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो मतलब 5 नंबर लाइक क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इकाई सेलों की संख्या बताएं और दूसरा द्रव्यमान बताएं। द्रव्यमान हमने निकाला, पहले निकाल लिया, उसके बाद इकाई सेलों की संख्या, ये दूसरा उसका आंसर, ये हमारा आंसर। और एक वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, चलिए यही 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे अभी तक सॉलिड स्टेट के अंदर। ओके, तो आराम से इसको कीजिए, समझ में आया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक तो बनता है, यदि करते थे, थोड़ा सा आपके लाइक से ही तो चलता है धरती ना। हम लोग भी तो आप ही के लाइक सब्सक्राइब शेयर से चलते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से लाइक कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।